ओके, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने देखा ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड देख के लाइक और अनलाइक चार्ज का कंसेप्ट, कि किस तरह से चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो लाइक चार्ज होता था, अगर ग्लास रॉड को लेते थे तो वो क्या करता था, रिपेल करता था। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होता था। उसी तरह से जब प्लास्टिक रॉड लेते थे तो दोनों प्लास्टिक रॉड निगेटिव निगेटिव होता था, वो क्या करता था, रिपेल करता था। तो उसी तरह से अगर एक ग्लास रॉड लेते, एक प्लास्टिक रॉड ले लेते थे, तो क्या करता था, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता था। तो ये कंसेप्ट जो अट्रैक्शन और रिपल्सन था, ये क्यों होता था? जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है वो क्यों हो रहा था? तो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा था, और वो फोर्स जो लग रहा था उसी को कहते हैं कूलम्ब्स फोर्स। और इसी फोर्स को देने के लिए कूलम्ब्स ने लाया कूलम्ब्स लॉ को, जिसका कहना यह था कि अगर दो चार्ज लोगे Q1 और Q2, तो यहां हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो ये लाइक चार्जेस है। तो हमने क्या किया, Q1 और Q2 दो चार्ज लिया, Q1 और Q2। अब इस चार्ज को हम लोगों ने क्या किया, एक डिस्टेंस r से ये सेपरेट है। तो जो ये चार्ज सेपरेट है, ये क्यों सेपरेट है? तो ये इसलिए सेपरेट है क्योंकि जो चार्ज Q1 है वो लगा रहा है फोर्स किस पे, चार्ज Q2 पे। Q1 चार्ज फोर्स लगा रहा है Q2 पे, और ये फोर्स के कारण क्या हो गया, एक सेपरेशन हो गया डिस्टेंस r का। तो इसलिए जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इसी को कहते हैं कूलम्ब्स फोर्स। चूंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक चार्ज का कंसेप्ट है ना। दो चार्ज जो है रेस्ट में है एक सेपरेटेड डिस्टेंस r से, और चार्ज Q1 के द्वारा लगाया जा रहा है एक फोर्स चार्ज Q2 पे, और उसके बीच डिस्टेंस हो जा रहा है r। और इस जो ये डायरेक्शन है, इसके किधर है फोर्स का, तो r कैप 1 2 की तरफ, मतलब 1 से 2 की तरफ। तो r कैप 1 2 इसको डिनोट करते हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए फोर्स ऑन चार्ज 2, तो पहले जो ये 2 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज 2, Q2 पे फोर्स किसके द्वारा, Q1 के द्वारा। तो Q1 के द्वारा Q2 पे फोर्स, उसी को कहते हैं F2N। तो यही जो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज 1 जो है, यही कूलम्ब्स लेके आया था क्या, 1786 ईस्वी में, है ना। और वही बताया था कि दो चार्ज जब आप लाओगे तो उसके बीच फोर्स लगता है। वो फोर्स क्या होता है, रिपल्सिव होता है नेचर में, मतलब रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, या फिर वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक दूसरे को खींचेगा। तो यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो हुआ एक डिस्टेंस r के बीच में, इसी को क्या कह दिए, यही क्या किया, यही कूलम्ब्स लॉ दे दिया। तो कूलम्ब्स लॉ का कहना क्या था कि जो फोर्स होता है दो पॉइंट चार्ज के बीच, वो Q1 Q2 पे, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, तो इसी फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये इक्वल होगा K इंटू, के कांस्टेंट है, चूंकि इससे पहले ये डायरेक्टली कांस्टेंट होता है, तो मतलब जिस तरह से आपका क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, जो न्यूटन्स ने दिया था, जो आप क्लास 11th और 9th में पढ़े होंगे, कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Fg, ये क्या होता है, दो मास के बीच होता है, और ये हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो इस पृथ्वी पे जितना भी मैटर है, सब एक दूसरे के बीच क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तभी वो अपनी जगह पे क्या स्थिर है। तो वही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब m1 इंटू m2, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। सेम इसी कंसेप्ट पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम करता है। तो ये क्या होता है, फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में प्रोडक्ट ऑफ मासेस होता था, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होता है, और जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर जो है दोनों में होता था। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ भी इसको कहते हैं कभी कभी, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए जो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो लगाते हैं भैया K, और इसी को कहते हैं आपका, इसी का वैल्यू होता है आपका क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ये एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और पाई का वैल्यू होता है आपका 3.14, ठीक है। तो इसी को कैलकुलेट करके करेंगे बाद में, तो पहले यहां पे देखते क्या है। तो यही K का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है।
तो यही था K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर कैप 1 2 मतलब वन से चार्ज वन फोर्स लगा रहा है 2 पे, तो इसलिए वो क्या है, फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। तो यही आर कैप 1 2 जो है इसको क्या कहते हैं आप, यूनिट वेक्टर कहते हैं। जो आर कैप 1 2 है ना, इसी को क्या कहते हो आप, यूनिट वेक्टर कहते हो। और ये डायरेक्टेड होता है किधर से, Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 चार्ज की ओर। और K जो है वो क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। K क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यही चीज आपको, इसी का वैल्यू क्या है आपका, इसी का वैल्यू आपका इधर है K इक्वल टू 1/4πε0। तो SI यूनिट जो होता है K का, वो कितना होता है, 1/4πε0। और जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका वैल्यू आपका होता है, अगर एप्सिलॉन नॉट को आप इधर K की जगह ले आओ, K को इधर नीचे ले आओ, तो ये वैल्यू क्या आएगा, 1/4πK। और यही एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, ये होता है आपका 8.85, कितना होता है, 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को, तो इसी एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस और वैक्यूम का परमिटिविटी, मतलब वैक्यूम में जहां कुछ भी मौजूद नहीं है, एयर हवा कुछ नहीं है, टाइटली बंद, कुछ मौजूद नहीं, वहां पे आपका एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका कितना, तो वो हो जाएगा आपका 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। तो यही है आपका क्या, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसलिए क्या हो जाता था कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ हो जाता था क्या, तो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आई बात समझ में। और यही 1/4πε0 जो है, यही K का वैल्यू है, जो कि प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद आया था। इसी में एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस चीज को याद रखना है कि क्या याद रखना है कि फोर्स जो होता है वो होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2। दो चार्जेस के बीच का फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके डिस्टेंस के बीच का। तो अगर देखिए यहाँ पे आप डिस्टेंस अगर बढ़ाते जाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो फोर्स डिक्रीज होता है, वहीं अगर डिस्टेंस अगर डिक्रीज होता है तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यही क्यों है, तो ये इन्वर्सली है, डिस्टेंस क्या इन्वर्सली है। और चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ता जाएगा, तो क्योंकि चार्ज क्या डायरेक्टली है। तो यही कंसेप्ट था कि आपका कूलम्ब्स का। अब है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ को देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या था, तो कूलम्ब्स लॉ जो था उसका कहना था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो पहला था ये यही था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या, प्रोडक्ट के, किसके, दो पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर किसका, डिस्टेंस का। तो दो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड उसका प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कूलम्ब्स लॉ में। दूसरा क्या था कि जो फोर्स है, फोर्स जो है चार्ज Q2 पे, वो एग्जर्ट करेगा कौन, चार्ज Q1। और ये हमेशा होगा किस तरफ, तो लाइन जो ज्वाइन करेगा उस दोनों को। तो जो आर कैप 1 2 है, इसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। और यही शो करता है कि जो चार्ज Q1 है वो फोर्स लगा रहा है चार्ज Q2 पे, और जो आर कैप 1 2 है वो यूनिट वेक्टर है जो पॉइंट कर रहा है चार्ज Q1 से Q2 तक, है ना। और इसी तरह से क्या होता है, सेम उसी तरीके से जिस तरह से Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, उसी तरह से जो है एक फोर्स जो है Q1 एग्जर्ट कर रहा है किस पे, Q2 से। तो मतलब Q2 भी एक फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स क्या लगा रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो माइनस आर कैप 1 2 से। तो आर कैप 1 2 हो गया, मतलब Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पे, और माइनस आर कैप 1 2 क्या हो गया कि Q2 लगा रहा है फोर्स Q1 पे। आई बात समझ में। तो
इसलिए क्या हो गया, तो यहीं से आपका ये कंसेप्ट आया था कि एसआई। फिर तीसरा एस्पेक्ट क्या था कि जो एसआई यूनिट था के का, वो क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू कितना था आपका 9 × 10⁻⁹, जबकि जब आप 1 कूलम का चार्ज लोगे और 1 मीटर का डिस्टेंस से सेपरेट होगा। अब ये चीज जो हुआ, ये क्यों हुआ कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जब आप आपने ये पुट कर दिया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इस वाले फ्रैक्शन में Q1 × Q2 में, तो आपको ये सॉल्व करके ये वाला वैल्यू आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो देखिए 10⁻⁹ न्यूटन, और ये बहुत कम फोर्स नहीं है, ये ऐसा लग रहा है 9 पे कितना जीरो, 90, तो ये 900 हो गया, ये 9000 हो गया, ये 90,000 हो गया, ये 9 लाख हो गया, ये 90 लाख हो गया, ये 9 करोड़ हो गया। मतलब ना कितना 9 करोड़, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है। मतलब जो मैग्नीट्यूड है ना फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ये बहुत ह्यूज है। मतलब अगर आप देखोगे 1 कूलम का चार्ज लोगे ना, तो देखो एक कूलम चार्ज लोगे आप, अगर 1 कूलम का चार्ज सपोज दैट आपने ले लिया 1 कूलम का चार्ज और उसको सेपरेट किया डिस्टेंस, तो इसके बीच का जो फोर्स होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा। और इसको 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट किया तो ये फोर्स बहुत ही ज़्यादा होगा, जो आपको दबा के चटनी बना सकता है। मतलब ये फोर्स कितना होगा, तो देखो 9 गुना, जब वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है उसका वैल्यू 1 कितना पुट किया, तो 9 × 10⁻⁹ वैल्यू होता है उसका, उसको पुट किए। फिर जो है ये क्या है, मीटर, 1 मीटर का डिस्टेंस तो 1 का स्क्वायर, और 1 कूलम × 1 कूलम, तो 1 कूलम × 1 कूलम इतना हो गया। तो ये कितना हो गया आपका 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का। अब ये 9 × 10⁻⁹ मतलब 9 पे कितना जीरो, तो 9 जीरो तो 90, 900, 9,000, 90,000, 9 लाख, 90 लाख, कितना, तो 999 क्या है, 999 करके क्या हो गया, वो बहुत 9 करोड़, इतना ज़्यादा ह्यूज फोर्स लग रहा है। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज फोर्स था। मतलब 1 टन में फोर्स था। अगर एक मिलियन टन का बुलडोजर अगर आप पे आपको बुलडोजर के चक्के पे जितना फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स उतना ही फोर्स है ये। और सोचो ये बुलडोजर का चक्का अगर आप पे चढ़ जाए तो क्या हो सकता है। तो इतना स्ट्रांग फोर्स होता है। इसलिए हम लोग जो है कुलम्ब यूज़ नहीं करते हैं। एक कुलम्ब जो है जनरली हम लोग डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या है, माइक्रो कुलम का इस्तेमाल करते हैं और नैनो कुलम का इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रो कुलम, नैनो कुलम यूज होता है डेली लाइफ में, ना कि कुलम यूज होता है। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या था कि एसआई यूनिट जो होता है कुलम्स लॉ का, जो कि आपका जो फोर्स देता है क्या कि फोर्स इज इक्वल टू क्या आपका F21 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q2 अपॉन R² R⁻²। तो मीडियम ऑफ परमिटिविटी ये क्या होता है, ये है क्या, ये आपका वैक्यूम के लिए। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए था, तो एप्सिलॉन नॉट था आपका वैक्यूम, और जहाँ पे कि एयर वेयर कुछ नहीं है। लेकिन अगर उसको कुछ मीडियम ऑफ परमिटिविटी में ले आए, मतलब कहीं पानी में ले आए, कहीं ऐसा कंडक्टर ऐसा में ले आए, तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन हो गया। तो वहाँ पे क्या हो गया, एप्सिलॉन, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको रिप्लेस कर देगा कौन, ये एप्सिलॉन सिर्फ। ठीक है, तो इस एप्सिलॉन की जगह ये एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे। और एप्सिलॉन का जो वैल्यू होगा हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे, एप्सिलॉन नॉट से, है ना। तो इसलिए जो होता है एप्सिलॉन 2 पॉइंट चार्जेस मीडियम में होता है, ठीक है, वो क्या होता है वैक्यूम में, हमेशा वैक्यूम जो होता है हमेशा लेस होता है किससे, मीडियम से। तो इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है, यहीं से कंसेप्ट आता है रिलेटिव परमिटिविटी के, किसे, एक गिवन मीडियम में। तो एप्सिलॉन आर को ही कहते क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये एप्सिलॉन आर जो है, आर रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव, और एप्सिलॉन मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट जो आया वो क्या आया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब एप्सिलॉन मतलब क्या, मीडियम में जो परमिटिविटी होता है, और नीचे में क्या दिया, तो जो वैक्यूम में परमिटिविटी होता है। तो हमेशा याद रखिए कि वैक्यूम और एयर में जो होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी 1 होगा, और जो दूसरा मीडियम होगा वैक्यूम और एयर के अलावा, उसमें आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, है ना। तो इसलिए वैक्यूम और एयर में जो है रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 1 के इक्वल होगा, और अगर दूसरा मीडियम होगा तो वो ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट आया कि कुलम्स लॉ जो है उसका सेम स्ट्रक्चर फॉलो करता है क्या, ग्रेविटेशन लॉ से। जैसे मैंने बताया कि ग्रेविटेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मासेज, और क्या था, इन्वर्स था किसके, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो क्या होता था, मास F = m1 × m2 अपॉन R² होता था, और ये
एफ इक्वल टू क्या होता था m1 इंटू m2 और क्या होता था आपका आर स्क्वायर। उसी तरह से क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये होता है q1 इंटू Q2 और अपन आर स्क्वायर। तो नेचर लगभग सेम ही है, ये क्या है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि सबका डिस्टेंस जो है स्क्वायर है नीचे में डिनोमिनेटर में। तो इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोथ जो है इन्वर्सली, इसलिए दोनों को का क्या जाता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम जो है ये फॉलो करता है। इसलिए और जो इसका ऊपर का चीज़ है न्यूमरेटर पार्ट में ये प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे वहाँ पे मास जो चाहे वो क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो मासेस के बीच हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो मासेस के बीच हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जो कुलम्स लॉ होता है दो चार्जेस के बीच वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, और ये डिपेंड किस पे करता है कि किस नेचर का वो चार्ज है। आई बात समझ में। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे। अब नेक्स्ट क्या है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी का वैल्यू था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसका वैल्यू कितना होता, तो जी इक्वल टू होता है आपका 6.626 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना कम है 10⁻11, मतलब 0.000 कुछ होगा, ठीक है। लेकिन कुलम्स लॉ से जो आया आपका कांस्टेंट जी के का वैल्यू वो कितना ह्यूज है 9 इंटू 10⁻9, मतलब 9 करोड़ कितना हो जाएगा ये। तो ये कितना डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कितना कम है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना ज़्यादा है। तो ये एक बहुत ह्यूज गैप है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में, जो स्ट्रेंथ का गैप है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्मॉलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का वो बहुत ही ज़्यादा क्या कम होता है। तो अब स्मॉलर ये क्या माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, लेकिन फिर भी कितना स्ट्रांग है ना। तो स्मॉलर साइज ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना कम होता होगा, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो मासेस के बीच वो इंडिपेंडेंट होता है मीडियम के, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे पानी में नाप लो, चाहे आप धरती पे नाप लो, हवा में नाप लो, कहीं भी, तो वो क्या होता है इंडिपेंडेंट, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट होता है किससे, मीडियम से, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे, मीडियम के नेचर पे। पानी पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। पानी में ले जाओगे अगर चार्जेस को वो चेंज होगा, लेकिन दो मास का बॉडी अगर पानी में ले जाओगे तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगेगा जो पानी के बाहर लगता था। लेकिन अगर चार्ज को आप पानी में ले जाओगे तो उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मीडियम का चेंज हो गया यहाँ पे। तो जो मीडियम का चेंज हुआ उसके कारण क्या हो गया, वो फोर्स का भी चेंजेस होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है पॉइंट मासेस के बीच सेम होता है, चाहे आप कहीं भी ले रेस्ट हो चाहे मोशन हो। अब मोशन में चाहे दो मास मोशन में चाहे रेस्ट में रहे, तो जो उसका बीच का फोर्स होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर चार्ज मोशन में आ जाएगा तो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग ही रहा होगा, लेकिन उसके अलावा एक लॉरेंज फोर्स लगना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो कुलम्स फोर्स है वो तो लगेगा ही, अगर चार्ज मोशन में आ गया तो कुलम्स फोर्स तो लगेगा ही उसमें, लेकिन एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा जिसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं, जो आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए जो फोर्स होता है चार्ज के बीच एग्जर्ट होता है Q1 चार्ज के द्वारा Q2 पे, वो होता है कितना, Q1 एग्जर्ट करता है कितना पॉइंट चार्ज Q2 की चार्ज भी फोर्स एग्जर्ट करता है किस पे, Q1 पे। उधर के पिछले में क्या देखा हमने कि Q1 एग्जर्ट करता था चार्ज किस पे, Q2 पे फोर्स। अब क्या है Q2 एग्जर्ट करेगा Q1 पे, मतलब Q1 फोर्स लगेगा Q2, तो वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपन आस्को। बस ये R⁻12 और R⁻21 और R⁻12 जो है यही चीज बताता है कि क्या। तो यहाँ पे देखिए 1-2 है तो इधर आर कैप में 2-1 हो जाता है, उधर क्या था 2-1 था तो इधर कैप में 1-2 था। तो इस चीज को ध्यान रखोगे, क्योंकि यहीं से आपका कंसेप्ट क्या होता है, आर कैप यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट होता है चार्ज Q2 टू Q1। तो जो यहाँ पे आर कैप 2-1 होता है वो निगेटिव है किसके, माइनस आर कैप 1-2 के, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो आर कैप 2-1 जो है वो इक्विवेलेंट होगा किसके, माइनस आर कैप 1-2 के। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, जो F12 का जो वैल्यू था इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2-1 था, यहाँ पे आपका 2-1 था, तो यहाँ पे क्या करोगे माइनस आर कैप 1-2 डाल दोगे, तो ये माइनस चला जाएगा आगे और ये फर्दर रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा -1/4πε0 Q1 and Q2 अपॉन R स्क्वायर F12। तो F12 इधर हो गया। अब ये जो होता है ये आपका ये जो होता है ये किसके लिए होता है, F21 के लिए होता है।
तो इसलिए जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। मतलब चार्ज 1 के द्वारा लगाया फोर्स, चार्ज 1 पे जो लगा फोर्स है चार्ज 2 के द्वारा, वो निगेटिव होता है किसके, चार्ज 2 पे जो लगा फोर्स है उसके द्वारा। तो मतलब ये क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं आपको एक थप्पड़ मार दूं तो आप भी रिएक्शन में मार ही सकते हो, है ना, रिएक्शन तो होगा कुछ, आप भी मार दोगे। तो वही क्या, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये भी फॉलो करता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसलिए उधर पॉजिटिव में तो ये निगेटिव इधर से भी रिटेलिएट करेगा। तो यही था। अब एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट क्या है कि जो स्ट्रेंथ होता है ना, स्ट्रेंथ जो आपका स्ट्रेंथ होता है किसमें, स्ट्रेंथ जो होता है किसमें, दो चार्ज के बीच वाटर में, वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है 80 गुना, है ना, वैक्यूम से। किससे, वैक्यूम से। तो वाटर में 80 गुना रिड्यूस हो जाता है। तो ये चीज कैसे, तो जब एक कॉमन साल्ट NaCl जो होता है उसको वो लिया जाए वाटर में, है ना, वाटर में अगर हम NaCl मतलब कि कॉमन साल्ट जो नमक होता है उसको डालें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है सोडियम और क्लोरीन आयन के बीच, ये रिड्यूस हो जाता है ना। क्यों रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वाटर का जो इलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो इक्वल टू 18, मतलब 80 गुना ये हो जाता है। तो 80 टाइम्स जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ER क्या होता है, 80 होता है। तो यही रीजन है कि वाटर एज अ गुड सॉल्वेंट, वाटर इसलिए यही कारण है कि वाटर में सब कुछ घुल जाता है ना। यही रिलेटिव परमिटिविटी के कारण जो होता है वाटर में सारा चीज घुल जाता है बहुत जल्दी। आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट है कि एक NCERT है, उसके एग्जाम्पल 1.4। तो NCERT बुक खोलो आप और उसमें आप जाओ एग्जाम्पल 1.4 में। उसका एग्जाम्पल 1.4 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कूलम्स लॉ जो है, कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए 2 पॉइंट चार्जेस के बीच, और न्यूटन्स लॉ, जो न्यूटन्स लॉ है ग्रेविटेशनल फोर्स का, 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, पॉइंट मासेस के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के लिए और ग्रेविटेशनल फोर्स मास के लिए, वो दोनों क्या फॉलो करता है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ना। डिपेंडेंट होता है इसका क्या, डिस्टेंस पे, कि डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होता है, और डिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा। तो ये क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ना, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है चार्ज और मासेस का। तो कंपेयर करना आपको क्या, पहला क्वेश्चन ए कह रहा है कि कंपेयर करना आपको स्ट्रेंथ का, है ना, स्ट्रेंथ किसका, उसके फोर्स का, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के स्ट्रेंथ को आपको कंपेयर करना है। और फिर डिटरमाइन करना आपको क्या, रेशियो उसके मैग्नीट्यूड का, है ना। फिर उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि ए का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि मैग्नीट्यूड किसके लिए, तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। तो मतलब आपको क्या करना है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड का रेशियो डिटरमाइन करना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए। फिर दूसरे में क्या कह रहा है कि 2 प्रोटॉन के लिए। और फिर तीसरे में क्या कह रहा है आपका बी में कि एस्टिमेट करना आपको क्या, एक्सेलरेशन किसका, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, किसके कारण, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण, जो कि उसके म्यूचुअल अट्रैक्शन कारण होगा, जो कि सेपरेटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस के। और 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस देखिए कितना कम, कितना छोटा डिस्टेंस, 10⁻⁻10 मीटर, मतलब 0.000010 जीरो के बाद 1 दोगे तो कितना 0.0000, मतलब बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। तो ये इसलिए क्या ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल है, जिसको आप देख नहीं सकते हो लेकिन इसको फील कर सकते हो। आई बात समझ में। अब इसमें क्या है, आपको मास ऑफ प्रोटॉन दे दिया गया है कि भैया 1.67 इंटू 10⁻⁻7 kg, मतलब कितना हल्का है प्रोटॉन। मतलब आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, आप फील भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके शरीर पे इतना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना। पूरा दुनिया में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इससे उड़ते रहता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इतना छोटा होता है, उससे भटकते रहता है पूरा दुनिया में, ठीक है। उधर से जो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो कितना होता है, तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, तो 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो अब इन सब चीज़ों को यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो जनरली देखिए आप, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, है ना, डिस्टेंस r पे, वो कितना होता है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 Q1 इंटू Q2 अपन r²। तो Q1 और Q2 जो क्या, इलेक्ट्रॉन ही है। और चूंकि अट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए क्या नेगेटिव साइन पड़ा वहाँ पे, जो आगे में नेगेटिव साइन है वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स शो कर रहा है। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे क्या है, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। Q की जगह E लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, E मतलब चार्ज ही होता है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है ना, तो इसलिए उसमें माइनस लगा दिए हम, तो इसलिए -G mp इंटू ME बटा। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का बोल रहा है,
तो इसलिए एम पी इंटू एम ई दोनों का मास लेना पड़ेगा, उसमें चार्ज लेना पड़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, और ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको मास लेना होगा, इसलिए मास गिवन था क्वेश्चन में। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, एफ ई को डिवाइड करेंगे एफ जी से, तो एफ ई का वैल्यू कितना है 1/4πε0 ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और एफ जी का वैल्यू कितना माइनस जी एम पी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका क्या ई स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा क्या आपका 4πε0 जी एम पी इंटू एम ई। आई बात समझ में? तो ये जी नीचे हो जाएगा, तो ये हो गया फाइनली जब इसका ई का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट करोगे 1.10 कूलम, और पाई का वैल्यू पुट करोगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करोगे, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू पुट करोगे, फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू पुट करोगे, फिर जब उसको सॉल्व कर लोगे, या फिर कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, अगर मैथमेटिकली आप स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन कर सकते हो, तो आपको वैल्यू आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻39। मतलब कंपेयर देखिए कितना ज़्यादा ह्यूज है, मतलब 24 करोड़ 24 मतलब कितना ज़्यादा ह्यूज है कि गिन ही नहीं सकते, करोड़ महासंख्य, मतलब करोड़ से भी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका जो है ये स्ट्रेंथ जो है, मतलब फिर सिमिलर लाइंस पे उसके जो रेशियो है मैग्नीट्यूड का, किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स दो प्रोटॉन का, वो क्या हो जाएगा, तो अब निगेटिव चार्ज नहीं हो गया, अब दो पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए आप वहाँ निगेटिव साइन हट जाएगा सिर्फ, और ये फिर उस तरह से ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 जी एम पी इंटू एम पी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सारा चीज़ वैल्यू आप पुट करोगे, है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻36 का वैल्यू आ जाएगा, ये आया समझ में? तो अब यहाँ पे क्या है कि ये था दो प्रोटॉन के भी था, तो यहाँ मेंशन किया गया कि जो साइन होता है दो फोर्सेस का वो डिफरेंट होता है। प्रोटॉन के लिए क्या होता है, दो प्रोटॉन के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव होगा नेचर में, लेकिन कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। मास तो हमेशा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्ट करता है ना, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो सिमिलर चार्ज हो गया, लाइक चार्ज हो गया, तो वो रिपेल करेगा ना। तो यहीं पे थोड़ा सा कंसेप्ट में डिफर आता है आपको, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू जो होता है फोर्स का दो प्रोटॉन के बीच निकले, वो डिस्टेंस क्या होता है दो प्रोटॉन का, तो 10⁻15 मीटर, कितना कम डिस्टेंस है, हम 0.0000015 के बाद एक 1 डालोगे, उतना मीटर का छोटा डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये कितना माइक्रोस्कोपिक लेवल है, आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो, देख ही नहीं सकते हो, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो सोचिए आप जो 11th में पढ़ रहे थे उसमें पता चल रहा था कि इसे न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसे फर्स्ट लॉ हो रहा है, इनर्शिया लग रहा है, तो लेकिन यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए इसको आपको सोचना, इमेजिन करना है, ठीक है। तो इमेजिनेशन पावर अपना इंक्रीज कीजिए, ठीक है, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 230 न्यूटन का लगा है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना कम लगा है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 230 न्यूटन है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना 1.9 इंटू 10⁻34 न्यूटन के इक्विवेलेंट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच, ठीक है। तो इसलिए इसका कोई कंपैरिजन यहाँ पे हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ कंपैरिजन करने लायक नहीं है, क्योंकि जो फोर्स है वो तो मतलब इतना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस तो होना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है ये। फिर बी पार्ट में क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एग्जर्ट किया है प्रोटॉन पे, है ना, एक प्रोटॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे, वो सेम मैग्नीट्यूड का होता है। क्या होता है वो? सेम मैग्नीट्यूड का होता है टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो चाहे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे करे या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे करे, दोनों का फोर्स क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड का होगा, है ना, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस नेचर अलग हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का वो डिफरेंट होता है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है आपका 1/4πε0 का सर का वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा कितना 2.3 न्यूटन। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को इस्तेमाल करके F इक्वल टू एम में हम एक्सेलरेशन क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विल अंडरगो कैसे, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर्स, ये फोर्स कितना है 2.3 इंटू 10 न्यूटन निकला, इसको इस फोर्स की जगह पर लिखिए। अब मास तो आपको पता ही है, तो आपको एक्सेलरेशन निकल जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन फोर्स, एक्सेलरेशन इक्वल टू F बाय क्या हो जाएगा m। फोर्स तो आपको पता ही है कितना है 2.3 इंटू 10⁻8 न्यूटन, और मास कितना है, तो ये आपका 9.11 इंटू 10⁻30 kg। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका जो वैल्यू है ए का वो कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 2.5 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो एक्सेलरेशन हो गया। तो अब जो कंपेयर करेंगे ये वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण, इसमें हम लोग कंक्लूड करेंगे कि जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो नेग्लिजिबल होता है।
किस पे, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन पे, और ये जाता है क्या, बहुत लार्ज एक्सेलरेशन होता है इसमें, है ना। कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स के कारण जो होता है, जो प्रोटॉन के कारण जो कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स होता है उसके कारण ये लार्ज एक्सेलरेशन होता है, और जो वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन का वो इक्विवेलेंट होता है किसके, तो 2.3 इंटू 10⁻8 न्यूटन अपॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होता है प्रोटॉन के कारण, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं, यही एनसीईआरटी बुक में आपका एग्जांपल नंबर 1.5। इसको समझिए, चीज़ों को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पे बेस्ड, यही क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आने वाला है। फिर नेक्स्ट है, एक चार्ज मेटालिक स्फीयर ए है। एक चार्ज मेटालिक स्फीयर क्या ले लिया हम लोग ने, ए ले लिया, उसको सस्पेंड कर दिया क्या, नायलन थ्रेड से। फिर हमने क्या किया, एक चार्ज मेटालिक स्फीयर बी लाया, ठीक है, एक इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़े हुए, क्लोज टू किसके, ए के, सच दैट का डिस्टेंस जो उसके बीच जो है वो क्या हो गया, सेंटर के बीच 10 सेंटीमीटर का है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। तो इस तरह से ये फिगर है जिसमें एक थ्रेड से क्या है, चार्ज ए को लटका दिया गया, एक बॉल को लटका दिया गया है, एक स्फीयर को लटका दिया गया नायलॉन थ्रेड से, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है कुछ, और जो एक दूसरा इंसुलेटिंग रॉड से पकड़ा हुआ है कोई चार्ज बी है यहाँ पे। तो ये आपका थ्रेड से लटका हुआ चार्ज ए है, यहाँ पे इंसुलेटिंग रॉड से पकड़ा हुआ बी है, इसके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो ये आपका ए स्फीयर है, ये इसका बी स्फीयर है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ ए एंड बी, जो रिजल्टिंग रिपल्सन होगा किसके बीच, ए और बी के बीच। तो ए और बी के बीच जो रिजल्टिंग रिपल्सन होगा, फॉर एग्जाम्पल जो स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड, फिर क्या करेंगे, स्फीयर ए और बी को क्या करेंगे, टच करेंगे एक दूसरे स्फीयर सी और डी से। तो ए और बी को टच करेंगे किससे, सी और डी से रेस्पेक्टिवली, मतलब ए को टच करेंगे सी से और बी को टच करेंगे डी से, जो कि फिगर में दिखाया गया है। और फिर करेंगे सी और डी को फिर रिमूव कर देंगे, हटा देंगे उससे, ठीक है, टच करके हटा देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फिर बी को क्या करेंगे, बी को ले आएंगे कहाँ, ए के क्लोज में, कितने सेंटीमीटर में, तो 5 सेंटीमीटर, उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या कर देंगे, 5 सेंटीमीटर कर देंगे। तो पूछ रहा है कि व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यू रिपल्सन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो कितना एक्सपेक्ट रिपल्सन होगा, वैल्यू कितना रिपल्सिव फोर्स होगा ए का कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे। और स्फीयर ए और सी जो है और स्फीयर बी और डी हो जाए उसका आइडेंटिकल साइज है, और आपको इग्नोर कर देना है ए और बी के कंपैरिजन में सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स को उतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है, तो इसलिए इसको मान लेना। तो सिंपल देखिए, एक नायलॉन से क्या स्फीयर ए को बांध दिया गया था, ठीक है, और उसके एक इंसुलेटिंग रॉड से एक स्फीयर बी पकड़ के लाया गया जिसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। फिर क्या किया गया, तो एक सी और डी स्फीयर लाया गया, सी को टच किया गया ए स्फीयर से और डी को टच किया गया बी स्फीयर से, फिर उसको हटा लिया गया। तो क्या हो गया, तो उसमें चार्ज जो है, अब इस दौरान क्या हुआ, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पहले उसमें क्या था, पहले उसमें देखिए सब में क्या था, चार्ज था, इसमें 2 चार्ज था, इसमें चार्ज था, तो 2 चार्ज चला गया, 2 पॉजिटिव चार्ज चला गया ए में, एक डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे, ए में चला गया 2 चार्ज और सी में चला जाएगा 2 चार्ज। उस तरह से बी में क्या था, 2 चार्ज था, तो एक डी में चला गया, ठीक है। अब देखिए, तो फिर उसको हटा लेंगे सी और डी, सी 2 चार्ज सी ले लिया, 1 चार्ज डी ले लिया, तो हट गया, तो ए से सी को हटा दिए, बी से डी को हटा दिए, तो ए में बचा 2 चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज, बी में बचा 1 पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो गया, जैसे चार्ज घटा हाफ से, तो उसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर भी चेंज हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। तो अब यही चीज क्या कह रहा है, इसी चीज को समझते हैं कि ये क्या हुआ। तो जो ओरिजिनल चार्ज था ना स्फीयर ए का, वो क्या था आपका, जो ओरिजिनल चार्ज था वो क्या था, ए था, है ना, सॉरी क्यू था, ओरिजिनल चार्ज ए का क्या था, क्यू था, और बी का क्या था, क्यू डैश था, और डिस्टेंस कितना था, आर था उसके सेंटर के बीच। तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो एफ इक्वल टू 1/4 Q1 इंटू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, साइज स्फीयर का निगलेक्ट कर देना और कंपेरिजन करना आर का। तो जब आपका क्या होता है कि आइडेंटिकल होता है क्या, अनचार्ज स्फीयर सी टचेज ए, और चार्ज क्या कर होता था, रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया, सेम उसके साथ होता, जैसे चार्ज आधा हुआ तो डिस्टेंस भी क्या हो गया, आधा हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, इस चीज को पुट करेंगे तो देखिए, जैसे चार्ज को आधा हुआ, डिस्ट्रीब्यूट आधा आधा हुआ, Q/2 हुआ, Q डैश/2 हुआ, तो डिस्टेंस भी R/2 हो गया। अब क्या हुआ, सब 2 2 2 4, नीचे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, वापस हमको मिल जाएगा 1/4 Q इंटू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए, जो पहले था फोर्स का वही बाद में भी हो गया, हाफ होने पर भी वही हो गया। तो इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ए का बी का वो सेम ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता उसमें।
आई बात समझ में? तो इसी से हमको ये कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, तो ये था आपका क्या, कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानकारी। तो आपने देखा किस तरह से कूलम्ब्स लॉ होता है, और वो जो लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज जो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा था प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड के बीच, तो वो हो रहा था किसके कारण, एक फोर्स के कारण, वही फोर्स का था कूलम्ब्स फोर्स था, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है कि इसको आप देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इसका जो वजन है बहुत ही ज़्यादा कम है, माइक्रोन, मतलब उसको आप नाप ही नहीं सकते हैं। और उसके बाद आपका क्या है, उसके बीच का डिस्टेंस भी आप नहीं मेजर कर सकते, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल का फिजिक्स है, इसलिए इसको हाइपर फिजिक्स भी कहा जाता है। और इसलिए आपको जो है कूलम्ब्स लॉ, ये आपको इमेजिनेशन पावर आपको इंक्रीज करना होगा इन सब चीज़ों को समझने के लिए। तो फिर देखा आपने क्या कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दो चार्जेस के बीच काम करता है। तो हमने दो पॉजिटिव चार्ज लिया था, उसके बीच हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों होता है नेचर में। फिर आगे आने वाले चार्जेस में देखेंगे किस तरह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना वो किसके कारण बना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बना, के कारण बना। तो फिर आपने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे इस तरह से। फिर तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स के बारे में जानकारी। थैंक यू सो मच। फिर आने वाले क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे।